एवरीवन, आज हमें पढ़ना क्या है? आज हमें पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। मतलब ऐसा कहा जाए कि सेल में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करके कौन रखता है? न्यूक्लियस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को आज हम देखेंगे कि डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल्स है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस is the is most important cell organelle। न्यूक्लियस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। मतलब न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल्स है और क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि न्यूक्लियस ही क्या करता है? सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। मतलब कब किसको कैसे वर्क करना है उन सबको कंट्रोल करके कौन रखता है? न्यूक्लियस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उनके में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? ब्रेन। ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो है सबसे मेन पार्ट जो होता है वो ब्रेन होता है। वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो सेल में सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। जैसे हमारी जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है वैसे ही न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस को so it is also called brain of cell। जैसे ह्यूमन बॉडी में सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करके रखता है? सेल। वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी में सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करके रखता है? ब्रेन। वैसे ही सेल की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। और ये क्या रहा? ब्रेन ऑफ द सेल। तो ब्रेन क्या है? सेल जो है न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन होता है। मतलब उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है। आगे देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, कहा क्यों चाहता है, रीजन भी देख लेते हैं। बिकॉज all activities and morphology of cell is determined by न्यूक्लियस। क्या होता है? क्या होता है? बिकॉज ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, सेल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, और एंड मार्फोलॉजी ऑफ सेल, सेल की जो मार्फोलॉजी होती है उन सबको कौन डिटरमाइन करता है?
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, उन सबको डिटरमाइन करता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी सेलुलर एक्टिविटीज और मॉर्फोलॉजी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है या फिर कंट्रोल करके रखता है कि किसको कब क्या फंक्शन करना है, कैसे करना है, वो उसको उन सब चीजों का कंट्रोल करके रखता है, उन सब चीजों को डिटरमाइन करता है, इसलिए सेल के न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। आगे देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था? न्यूक्लियस न्यूक्लियस वाज फर्स्ट discovered by Robert Brown. Robert Brown in 1831. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, आप लोगों को पता है इसको क्या कहा जाता है, कैरियन। ये जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने बताया था प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मींस न्यूक्लियस, तो इसको और भी क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियन। क्या कहा जाता है इसको? इसको कैरियन कहा जाता है। जनरली a single nucleus present in each cell। जनरली क्या होता है, जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, पर कभी कभी होता है कि न्यूक्लियस का जो नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, कभी कभी होता है कि न्यूक्लियस का जो नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जनरली एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। कभी कभी रेयर केस होता है कि उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज कर जाता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, पर जनरली एक ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि सेल में एक ही न्यूक्लियस होंगे, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कभी कभी जो है एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। और जब एक ही न्यूक्लियस होगा तो उसको क्या कहेंगे, एक ही न्यूक्लियस होगा इसलिए उसको क्या कहेंगे, मोनो कैरियोटिक। मोनो कैरियोटिक मतलब जब कैरियन का नंबर, कैरियन मींस न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस का नंबर एक ही होगा, किसी एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस होगा तो उसको क्या कहेंगे, मोनोकैरियोटिक। मतलब वन न्यूक्लियस या फिर आप कह लीजिए सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट, तब आप उसको कहेंगे मोनोकैरियोटिक। पर वही न्यूक्लियस कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स टू न्यूक्लियस, कभी कभी ऐसा होता है या फिर किसी एक टाइम ऐसा होता है कि एक से ज्यादा मतलब दो न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस प्रेजेंट, टू न्यूक्लियस, तो अब आप उसे क्या कहेंगे, डाइकैरियोटिक। क्या कहेंगे, डाइकैरियोटिक।
2 न्यूक्लियस प्रेजेंट देन कॉल्ड, तब क्या कहेंगे उसे, डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक। उस समय नंबर कितना होगा, मतलब 2 न्यूक्लियस हो, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट। कितने न्यूक्लियस होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे। मतलब एक सेल में अगर कहा जाए कि एक सेल में एक न्यूक्लियस है तो मोनोकैरियोटिक, एक सेल में 2 न्यूक्लियस है तो डाइकैरियोटिक। और कहा जाए एंड सम टाइम, और अगर कुछ समय, सम टाइम, कभी कभी होता है कि मोर देन टू न्यूक्लियस, मोर देन 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, मोर देन 2 न्यूक्लियस, देन कॉल्ड पॉलीकैरियोटिक, पॉलीकैरियोटिक। तब आप उसे क्या कहेंगे, पॉलीकैरियोटिक। मतलब कि मोर देन 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस से ज्यादा होंगे, तब क्या कहेंगे उसको, पॉलीकैरियोटिक। तो देखते हैं कि पॉलीकैरियोटिक किसे कहेंगे। देखिए, एक आपको दिखा मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक, दूसरा डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, और थर्ड क्या हो गया, पॉलीकैरियोटिक। ये न्यूक्लियस के बेसिस पे आपको सेल बताया जाए, मतलब कि न्यूक्लियस का नंबर जितना होगा उस हिसाब से आप उसको कहेंगे। तो कितना, पॉलीकैरियोटिक, इसमें सिंगल न्यूक्लियस, इसमें डबल, डबल कह लीजिए या फिर 2 कहिए, 2 न्यूक्लियस, और इसमें मोर देन 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। मतलब इसमें ये तो हो गया कि नंबर के बेसिस पे न्यूक्लियस के कितने नंबर प्रेजेंट है सेल में, उस बेसिस पर अगर सिंगल सेल होंगे तो मोनोकैरियोटिक, डबल होंगे या फिर 2 न्यूक्लियस होंगे तो डाइकैरियोटिक, और अगर 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो पॉलीकैरियोटिक। अब ये पॉलीकैरियोटिक कंडीशन किसी में भी हो सकता है, मतलब एनिमल में भी होगा और प्लांट में भी होगा। तो अगर प्लांट में होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, और एनिमल में होगा तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे। पॉलीकैरियोटिक के कंडीशन दोनों में पाए जा सकते हैं। पॉलीकैरियोटिक, अगर पॉलीकैरियोटिक का कंडीशन एनिमल में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, और प्लांट में होगा तब हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे। देखते हैं क्या कहेंगे। अगर एनिमल सेल में होगा, सेल, अगर एनिमल सेल में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंसिटिव, क्या कहेंगे, सिंसिटिव। और अगर प्लांट में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, साइनोसिटिक, साइनोसिटिक। अगर एनिमल में होगा तो उस कंडीशन को हम सिंसिटियम, और अगर प्लांट सेल में होगा
तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, साइनोसिटिक। मतलब कि ये प्लांट और एनिमल्स में जब पॉलीकैरियोटिक की कंडीशन आएगी तो उस समय उस सेल को कैसा सेल कहेंगे, और उस अगर एनिमल में होगा तो उस कौन से टाइप का सेल होगा। तो मतलब अगर आपसे कहा जाएगा सिंसीटियम, अगर आपसे कहा जाए कि सिंसीटियम, मतलब कि आप समझ जाएंगे कि वो एनिमल में होगा और उसमें न्यूक्लियस का जो नंबर होगा वो मोर देन 2 होगा, तो न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, मतलब पॉलीकैरियोटिक कंडीशन होगी, और ये कंडीशन किसके अंदर होगी, एनिमल्स के अंदर। और अगर आपसे कहा जाएगा कि साइनोसिटिक, साइनोसिटिक नेम आते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो कंडीशन है मतलब पॉलीकैरियोटिक होगा, मतलब एक सेल में एक से 2 न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे, और वो ये कंडीशन किसमें होगी, प्लांट सेल में। किसमें होगा, प्लांट सेल में। तो सिंसीटियम मतलब एनिमल सेल्स में एक सेल में दो न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे, और अगर साइनोसिटिक कहा जाएगा तो प्लांट सेल में एक सेल में 2 न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, देखते हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है। देखते हैं कि हम जो न्यूक्लियस है वो दिखाई कैसा देता है, न्यूक्लियस होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, ये भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। और इसमें क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहरी, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, हम उसको क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। क्या, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो सबसे ऊपर की, ये जो बाहर की लेयर है उसको क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। और उसके नीचे की लेयर को हम क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरीन्यूक्लियस स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरीन्यूक्लियस, न्यूक्लियर स्पेस, उसको कहेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इस स्पेस के बीच में जहां पर सेकेंडरी मतलब का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो नहीं होगा, मतलब यहां तक देखिए ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है और ये ग्रीन कलर का, इसके बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो नहीं है, सिर्फ क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर एक होल क्रिएट होता है, एक पोर क्रिएट हो जाता है, उसी पोर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। उसी पोर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। और उसके बाद जो है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन। और वो जो क्रोमेटिन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्रोमेटिन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है यूक्रोमेटिन, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, उसको ही क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन। और ये जो डार्क पिंक कलर का दिखाई दे रहा है उसको आप क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो येलो कलर का एक नेटवर्क लाइन आपको दिखाई दे रहा है उसको आप क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन। और जगह जगह पे आपको कुछ हेट्रोक्रोमेटिन्स भी दिखाई दे रहे हैं। और जो अंदर का जो फ्लूइड होगा, अंदर का जो फ्लूइड होगा उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो सबसे बाहर क्या पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और कहीं कहीं जो है न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होते, जैसे देखिए यहाँ एक न्यूक्लियर पोर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। यहाँ पर जो है आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन है। इसी स्पेस को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर। उसके बाद इसमें 2 टाइप्स के, इसमें क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमेटिन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। और अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये रहा न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर। देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक चीज और होता है इसमें,
ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस। क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। ये जो आपको अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो एक सॉलिड बॉडी पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है तो उसका क्या फंक्शन होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, देखते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस। जैसा कि आपने इसके पहले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े, जैसे प्लास्टिड पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, वो सब क्या थे? डबल मेम्ब्रेनस थे। वैसे ही न्यूक्लियस भी क्या होता है? न्यूक्लियस इज आल्सो डबल membranous cell organelles। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ विच, और इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है? विच कॉन्टिन्यूअस। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। जैसा कि मैंने बताया, जहां पर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है वहां पर एक पोर जनरेट हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। तो देखिए जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, मतलब कि हर जगह इनर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। एंड फाउंड towards न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये पाई कहाँ जाती है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। वाइल जबकि while outer membrane डिसकंटिन्यूअस। मतलब जो इनर मेम्ब्रेन थी वो क्या थी? कॉन्टिन्यूअस थी। पर जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो डिसकंटिन्यूअस होगी। ये हर जगह नहीं पाई जाएगी। जगह जगह पर जहां पर नहीं पाई जाएगी, जहां पर आउटर मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाएगा वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? एक पोर। उसे ही क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर। एंड broken at certain places and generate, या फिर आप कह लीजिए फॉर्म पोर called न्यूक्लियर पोर। उसी पोर को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर। जो जगह जगह पर जहां पर आउटर मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाती है वहां पर एक पोर का फॉर्मेशन होता है। उसी पोर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर।
उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। ये तो हो गया न्यूक्लियर पोर। अब देखते हैं कि जो न्यूक्लियर पोर होता है वो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है जो आउटर मेम्ब्रेन, जो गैप होता है इनके बीच का, जो गैप होता है, द गैप ऑफ अबाउट 400 to 600 angstrom, 600 angstrom occurs in between both the membrane, और दोनों मेम्ब्रेन में कितना गैप पाया जाता है, कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है उसको मैंने बताया कि क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और वो स्पेस होता कितना है, 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 600 एंगस्ट्रॉम हो सकता है, मतलब 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 600 एंगस्ट्रॉम हो सकता है। इसके बीच के इसी रेंज में जो है इनके गैप का, इनके बीच में आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है, किसमें, न्यूक्लियस में। और उसी गैप को क्या कहते हैं, उसी स्पेस को या उसी गैप को क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। द इनर स्पेस, और उसके अंदर का जो स्पेस होता है, द इनर स्पेस ऑफ न्यूक्लियस is filled with homogeneous matrix called nuclear sap या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियो लिम्फ। क्या कहते हैं, कैरियो लिम्फ। मतलब कि अगर आप कैरियन कह रहे हैं तो उसके नेम के बेसिस पे आप उसको कैरियो लिम्फ भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस कह रहे हैं तो उस बेसिस पे न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर शेप भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर का जो न्यूक्लियस का जो इनर स्पेस होता है वो किससे फील्ड होता है, होमोजेनियस मैट्रिक्स से फील्ड होता है। उसे ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर शेप या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियो लिम्फ। और ये बनता किससे है, which is made up of DNA, RNA
एंजाइम, एंजाइम्स, प्रोटीन, मिनरल्स, मिनरल, अमीनो एसिड, फॉस्फेट, फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड एंड वाटर। मतलब वो जो होमोजीनियस मैट्रिक्स है वो किसका बना होता है, उसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, अमीनो एसिड होता है, फॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, वाटर। तो इतनी सारी चीजें उस होमोजीनियस मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है, या फिर ऐसा कहिए कि इन सबको मिलाकर ही क्या बनता है, होमोजीनियस मैट्रिक्स बनता है, और जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लास्ट या फिर कैरियोलिम्फ या फिर न्यूक्लियर सेप। तो ये तो रहा एंड न्यूक्लियोलस। और क्या होता है उसमें, एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। क्रोमैटिन थ्रेड होता है, जो आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था न्यूक्लियस में, उसी को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। और ये क्या होता है, क्रोमैटिन जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है, आपको थ्रेड का नेटवर्क जैसा दिखाई दे रहा था, उसी को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड। डिस्पर्स्ड क्या हुए रहते हैं, डिस्पर्स्ड हुआ रहता है, डिस्पर्स्ड फैला हुआ रहता है उसमें, डिस्पर्स्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है न्यूक्लियोलस होता है, और क्रोमैटिन थ्रेड क्या होता है, डिस्पर्स्ड हुआ रहता है, किसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है देखते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस is a dense body, dense spherical body, dense spherical body। एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है जो क्या होती है, बहुत डेंस होती है, बहुत घना होता है, घना एक स्फेरिकल या फिर गोलाकार कह लीजिए आप, ऐसा एक बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन, जो कि किसका बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन, एंड इज विदाउट मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, बिना मेम्ब्रेन का होता है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है। बना किसका होता है, प्रोटीन और आरएनए का। और ये होता कैसा है, डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है, जिसे ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। और पाया कहा जाता है न्यूक्लियस के अंदर, होमोजीनियस मैट्रिक्स में। द आरएनए एंड प्रोटीन
प्रोटीन इन न्यूक्लियोलस, synthesized in nuclear organization, and help in synthesis of राइबोज। राइबोज का सिंथेसिस करने में ये हेल्प करते, मतलब कि जो राइबोज का सिंथेसिस होता है उसमें क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोलस हेल्प करते हैं, मतलब इसको प्रोड्यूस करते हैं। और राइबोज को सिंथेसाइज कौन करता है, न्यूक्लियोलस। जनरली अगर जनरली देखा जाए तो अ सिंगल न्यूक्लियोलस present inside the nucleus, जनरली देखा जाए तो एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जनरली। बट कभी कभी क्या होता है, बट समटाइम्स more than one nucleolus was discovered। कभी कभी देखा जाता है कि एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस से ज्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। ये डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, फॉन्टेना नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया गया था कि कभी कभी क्या होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस से ज्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। It disappears in prophase and reappears in टीलोफेज। मतलब ये जो सेल डिवीजन के फेज है, सेल डिवीजन के समय ये सारे फेज देखने को मिलते हैं। प्रोफेज, टीलोफेज जो है वो सेल डिवीजन के समय आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने बताया कि जो फॉन्टेना नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस से ज्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, पर वो डिसअपियर हो जाते हैं किस फेज में, प्रोफेज में, पर वो दिखाई देने लगते हैं कब, टीलोफेज में। टीलोफेज में दिखाई देने लगते हैं और प्रोफेज में क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रोमैटिन। अब हम देखते हैं कि क्रोमैटिन क्या है। क्रोमैटिन क्या होता है,
इन न्यूक्लियोप्लाज्म द फाइन, इन न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, द फाइन थ्रेड लाइक, थ्रेड डिस्पर्स्ड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहिए या फिर थ्रेड कहिए, थ्रेड क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है, इज कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या कहते हैं, क्रोमैटिन, और क्या कहते हैं इसको, क्रोमोनिमेटा, इसी क्रोमैटिन को क्रोमोनिमेटा भी कहा जाता है, क्रोमैटिन को और क्या कहा जाता है, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा कहिए या फिर क्रोमैटिन कहिए, और ये होता कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही पतला, फाइन मींस बहुत पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में डिस्पर्स रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन, विच इज, जो बना किसका होता है, विच इज मेड अप ऑफ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, और आपको पता है कि जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन साथ में पाए जाते हैं तो वो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसा होता है, वेल डेवलप होता है। तो ये किसके बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय ये क्रोमैटिन्स का फॉर्मेशन होता है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन, और ये बनता किसका है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। सेल डिवीजन, क्रोमैटिन networks uncoils and get condensed to form rod like क्रोमोसोम, क्या करते हैं, ये जो नेटवर्क लाइक, जो अभी थ्रेड लाइक जो नेटवर्क की तरह अनकॉइल हुए रहते हैं, जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है वो अनकॉइल होता है, मतलब वो आपस में ऐसे एक दूसरे की में क्या होते हैं, उलझे हुए रहते हैं, जैसे ही वो अनकॉइल होते हैं, मतलब जैसे वो खुलना स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, नेटवर्क लाइक, एक रॉड लाइक कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। तो ये तो हो गया कि न्यूक्लियस, मतलब कि वो अनकॉइल होते हैं, जो आपस में उलझे हुए रहते हैं, नेटवर्क की तरह एक जाल बनाए रहते हैं, उसको क्या करते हैं, वो खुलते हैं, वो आपस में सुलझ जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं, एक साथ होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, रॉड लाइक, और उसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किससे बन गए, क्रोमैटिन से, मतलब कि जब वो नेटवर्क फॉर्म में होंगे, जब वो आपस में उलझे हुए रहेंगे, तब उनको आप क्या कहेंगे, क्रोमैटिन थ्रेड, पर वो जब रॉड लाइक हो जाएंगे तब उसी को क्या कहा जाएगा, क्रोमोसोम। और होता क्या है, जब ये रॉड लाइक हो जाते हैं, व्हेन क्रोमैटिन थ्रेड्स stand with बेसिक डाइज, जब उनको स्टैंड किया जाता है, जब उन्हें बेसिक डाइज के साथ मिक्स किया जाता है, जब उनकी स्टैंडिंग की जाती है,
जब क्रोमेटिन थ्रेड की स्टैनिंग की जाती है तो कुछ क्रोमेटिन का कुछ पार्ट होता है, सम पार्ट्स एक लाइट स्टैंड, कुछ क्रोमेटिन होते हैं जो लाइट स्टैंड को लेते हैं, वाइल अदर डार्क, और कुछ क्रोमेटिन होते हैं जो डार्क स्टेन को ऑब्जर्व करते हैं, डार्क स्टेन को लेते हैं। द लाइट स्टेन, और जो लाइट स्टेन को लेंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, द लाइट स्टेन पोर्शन, जो क्रोमेटिन का लाइट कलर लिया होगा उसे आप क्या कहेंगे, कॉल्ड यूक्रोमेटिन। हम उसे क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन। जो लाइट स्टेन को करेगा, मतलब जो लाइट कलर की डाइस को एब्जॉर्ब करेगा उसे हम क्या कहेंगे, जो लाइट कलर को एब्जॉर्ब करेगा उसका कलर कैसा होगा, लाइट होगा, तो उस क्रोमेटिन, उस थ्रेड को हम क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन। और जो डार्क लेगा एंड डार्क पोर्शन कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन, उस पोर्शन को हम कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, और जो ये अलगाव हो रहा है, जो क्रोमेटिन का सेपरेशन हो रहा है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में जो सेपरेशन हो रहा है क्रोमेटिन का, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कहिए या फिर इनटू कहिए, इनटू यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज कॉल्ड, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेट्रोफाइग्नोसिस। इसी को क्या कहते हैं, हेट्रोफाइग्नोसिस। ठीक है, तो जो क्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का सेपरेशन का प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, हेट्रोफाइग्नोसिस। और जो लाइट कलर स्टैंड को ऑब्जर्व करेगा आप उसे क्या कहेंगे, जो लाइट कलर के पोर्शन को, स्टैंड को एब्जॉर्ब करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, यूक्रोमेटिन। और जो डार्क कलर के पोर्शन को एब्जॉर्ब करेगा, स्टैंड को लेगा, उसे क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। और इनके सेपरेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेट्रोफाइग्नोसिस। क्या कहते हैं, हेट्रोफाइग्नोसिस। तो ये तो रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसा होता है, इनर स्पेस किससे भरा होता है, होमोजेनियस मैट्रिक्स से फिल्ड हुआ रहता है। उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, किसका बना होता है ये होमोजेनियस मैट्रिक्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और मिनरल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है, मैट्रिक्स बनता है। उसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। तो और क्या होता है, इसमें क्रोमेटिन्स होते हैं, यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। तो ये सारे रहे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस आपका समाप्त हुआ। एक बार फिर से आप न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं।
देखिए ये रहा आपका न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियर कैसा दिखाई देता है। तो इन सारे पार्ट्स को आज पेयर किया आपने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।